जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज अतुल महसूरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 में जो आप लोगों की 29 अक्टूबर और 5 नवंबर को जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए आपकी जो जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें हम आपके लिए जीएस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। साथ में आप लोगों का परसों 29 अक्टूबर को परीक्षा होने वाली है, तो इसके लिए आपको सुबह मॉर्निंग में आपको 8 बजे, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश की 1 घंटे की क्लास मिलेंगी, जो आपको जितने भी टॉपिक से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी टॉपिक कल आपको 8 बजे मॉर्निंग में वीडियो मिल जाएगी, तो उसे जरूर देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में आपके हम जीएस की क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। उससे पहले अगर आप प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ बाय करना चाहते हैं, जिसमें आपको 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की पीडीएफ दी जाती हैं, साथ में आपको प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर मिलते हैं ओनली 50 रुपीज़ में। कितने में? ओनली 50 रुपीज़ में आपको दिए जा रहे हैं। साथ में एक टेस्ट सीरीज भी है जिसमें आपको क्वेश्चन का रिवीजन होता है, जिसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो आपको इसके साथ फ्री में दी जाएगी। तो उसको कैसे ज्वाइन करना है उसको हम बता देते हैं, इसके बाद आपको क्वेश्चन को और चलते हैं। तो आपको सबसे पहले आ जाना है अपने गूगल पर। यहाँ पर आपको सर्च बार पर सर्च करना है अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप 2023 सिलेबस इन हिंदी आपको सर्च करना है। जैसे ही आप अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप 2023 सिलेबस इन हिंदी सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए एक मिलेगा अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 सिलेबस इन हिंदी। तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ये ओपन होकर आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आपको ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाना है। ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम सभी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आपको ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाना है तो यहाँ पर आपको देखिए अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप 2023 टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर दिख जाएगी। यहाँ पर ज्वाइन नाउ का बटन दिखेगा, आपको क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ओपन होकर आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अतुल माहेश्वरी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर देखिए सभी टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको जीके जीएस की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, यहाँ पर आपको मैथ की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। तो जैसे ही आप लोग क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेज आपका कुछ इस प्रकार ये ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर उन छात्रों को पासवर्ड पता होगा जिन्होंने पीडीएफ बाय की होंगी, तो उनके पास इसका पासवर्ड होगा। पासवर्ड डाल के सबमिट करके आप लोग अपना टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो नंबर बताया गया है उस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो यहाँ पर सबसे बड़ी आप ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो किसकी होती है? तो ये होती है हिरण की होती है। किसकी होती है? हिरण की होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा हिरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। तो CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला राष्ट्र कौन सा? USA है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर जो अभ्रक होता है किसमें कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? तो ये विद्युत के जितने उद्योग होते हैं, किसमें? विद्युत के जितने उद्योग होते हैं तो उसमें अभ्रक जो है कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, क्योंकि अभ्रक जो होता है वो विद्युत के जितने भी यंत्र बनाए जाते हैं सब में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? यानी कि इलेक्ट्रिक प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रिक प्रेस का आविष्कार किया था हेनरी सीले ने किया था। किसने किया था? हेनरी सीले ने किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा हेनरी सीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पक जाता है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर दाब अधिक होता है। क्या होता है? उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि सीटी से गैस तभी निकलती है जब वहाँ पर एक प्रेशर एक लिमिट तक हो जाता है। इसके बाद सीटी से गैस निकल जाती है, इसके बाद फिर से प्रेशर बनता है। तो यहाँ पर जो उसके अंदर जो दाब होता है
उसके अंदर जो दाब होता है वो अधिक होता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक में परिवर्तन क्या होगा? तो दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। क्या है? जल का क्वथनांक जो है वो बढ़ता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का है। तो यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है विपरीत दिशा में। तो ये किसका नियम है? ये न्यूटन साहब का नियम है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा न्यूटन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तामा कांपर का शत्रु तत्व है। तो कांपा यानी कि तामा का जो शत्रु तत्व होता है वो गंधक होता है, यानी कि सल्फर होता है। तो जो सल्फर को है हिंदी में हम लोग गंधक कहते हैं। तो आपको गंधक सल्फर कुछ भी दिख जाए तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंधक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगते व सूर्य के समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि? तो देखिए सूर्य लाल इसलिए प्रतीत होता है, देखिए सूर्य में कितने रंग? श्वेत रंग होता है। वो सूर्य जो होता है वो 7 प्रकार के रंगों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ हमको लाल ही क्यों दिखाई पड़ता है? सबसे बड़ा कारण ये है। तो यहाँ पर देखिए जो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? जो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य होती है वो ज्यादा होती है। क्या होती है? वो ज्यादा होती है, यानी कि जो तरंग दैर्घ्य का मतलब जिसकी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर जो लाल रंग होता है उसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है होती है, इसलिए वो हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। जबकि जो अन्य कलर होते हैं नीला वगैरह है, तो इसका जो है वातावरण यानी कि वातावरण जो धूल कण है उनके द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है, तो वो आसमान में फैल जाता है, इसलिए हमको आसमान नीला दिखाई देता है। और जो सूर्य होता है वो हमको डूबते व उगते समय कैसा दिखाई देता है? वो हमको डूबते व उगते समय लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। इसका कारण क्या होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। तो आपसे 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिवता की खोज की थी हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो पानी के अंदर जो एक हवा का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। कैसे बर्ताव करता है? अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में से किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में से किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व की। किसकी? विशिष्ट गुरुत्व की जो है वो मात्रा समान होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विशिष्ट गुरुत्व। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो यहाँ पर देखिए जब किसी दर्पण के सामने हम दौड़ते हैं तो वो स्पीड क्या होती है? हमें दुगनी स्पीड दिखाई पड़ती है। अगर मान लीजिए समतल दर्पण आपके सामने लगा हुआ है, अगर आप उसके सामने 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलते हैं तो आपको लगेगा कि मेरी स्पीड 4 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पर देखिए यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो वह किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 का कर देंगे 2 गुना, कितना हो जाएगा? 8 मीटर प्रति सेकंड से आएगा। किससे आएगा? 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो कारों और ट्रकों और बसों के ड्राइवर की सीट पर कौन सा दर्पण लगा होता है? तो वहां पर उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। उत्तल दर्पण क्यों लगा होता है? वो वहां पर इसलिए लगा होता है क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है सीधा और छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगर देखिए मान लीजिए अगर वहां पे अवतल लगा देते हैं तो अवतल बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और पीछे जो वस्तु आ रही है उसका जो छोटा प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो हमारे दर्पण में स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा और आगे जो पीछे वाहन चल रहा है वो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए वहां पर हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो छोटा बनाता है, वास्तविक यानी कि सीधा बनाता है, जबकि जो आपका अवतल होता है वो उल्टा प्रतिबिंब बनाता है।
इसलिए वहां पर उत्तल दर्पण को पृष्ठ दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं। तो ऐसे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए उपधातु और मिश्र धातु में अंतर आपको आज हम बता देते हैं। तो यहाँ पर उपधातुएं वे धातुएं होती हैं जो प्रकृति में पहले से ही ऐसी धातुएं होती हैं जिनके अंदर धातु धातु के दोनों गुण पाए जाते हैं। जबकि मिश्र धातु क्या होता है? मिश्र धातु ये मानव द्वारा बनाई गई, यानी कि उन्होंने दो धातुओं को मिला दिया, धातु अधातु दो धातुओं को मिला के जो बनाया वो बना मिश्र धातु। जब धातु अधातु क्या होता है, जो उपधातु क्या होता है, उसमें प्राकृतिक रूप से धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग उपधातु कहते हैं। तो जिसमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं उपधातु। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है? थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पर देखिए ध्वनि की जो चाल होती है वो सबसे अधिक किसमें होती है? तो सबसे अधिक लोहा में होती है, यानी कि इस्पात में उसकी चाल सर्वाधिक होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग, यहाँ पर कोणीय वेग आगे क्वेश्चन है, तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति जब घूमते स्टूल पर अपनी बाहें फैलाए खड़ा है, जब एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेगा तो उसका कोणीय जो है स्टूल का कोणीय वेग जो है वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर, तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी? क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में क्या है? अंतरिक्ष है, और यहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं है, यानी कि जो ध्वनि होती है उसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जबकि यहाँ पर जो अंतरिक्ष है वहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं है, जिसके कारण जो यहाँ से ध्वनि उठेगी चंद्रमा से वो पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाएगी और हमें जो है पृथ्वी पर आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो इसका कारण क्या है? सुनाई नहीं देगी। इसका कारण है अंतरिक्ष का होना, यानी कि माध्यम की अनुपस्थिति के कारण। इसके बाद है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है पलायन वेग है। क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण है पलायन वेग। इसके बाद है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। अगर 6% बढ़ाई जाती है तो 3% बढ़ जाएगा। इसके हिसाब से ये आपका बढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम को सुनते हैं, यह संभव है? यानी कि जब हम लोगों के पास रेडियो पहले ज़माने में होता था तो हम लोग क्या करते थे, उसकी जो घुंडी थी उसको घुमा घुमाकर हम लोग जो थे विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम को सुना करते थे। तो यहाँ पर ये संभव किसके कारण होता था? तो ये संभव होता था अनुनाद के कारण होता था। किसके कारण संभव होता था? अनुनाद के कारण संभव होता था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुनाद के कारण। किसके कारण? अनुनाद के कारण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? क्या है? वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? तो वेंचुरी मीटर से जल के प्रवाह की दर को ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है? जल की प्रवाह के दर को ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा जल के प्रवाह की दर को ज्ञात किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहों पर पानी के फव्वारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि? तो यहाँ पर क्या कारण है? उसका कारण है पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। क्या होता है? पानी का वेग अधिक होने के कारण जो उसका दाब होता है वो घट जाता है, जिससे जो आपको फुहारे में गेंद नाचती रहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्रव्यमान
परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा। तो आधा दिन क्या है, दिन भी आपका आधा हो जाएगा, यानी कि 12 घंटे का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 12 घंटे का हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 12 घंटे का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको जो चाल दी गई है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये क्या है, ये है पृथ्वी का पलायन वेग है। क्या है, ये पृथ्वी का पलायन वेग है। क्या है, ये पृथ्वी का पलायन वेग है। पलायन वेग का मतलब क्या होता है, हम इतनी स्पीड से कोई गेंद को फेंकें जो पृथ्वी पर कभी भी वापस ना लौट कर आए, तो उसको हम लोग कहते हैं पलायन वेग। तो पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, तो पृथ्वी का पलायन वेग है आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से अगर हम फेंकेंगे तो जो वस्तु है दोबारा लौटकर पृथ्वी पर नहीं आएगी। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए। तो समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। किसका करना चाहिए, स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्प्रिंग घड़ी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, गुरुत्वीकरण 2% कम हो जाए। कितना हो जाएगा, 2% कम हो जाएगा। जहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक होता है, तो दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक होता है पास्कल होता है। क्या होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। तो खाना पकाने का बर्तन सदैव उच्च विशिष्ट ऊष्मा व निम्न चालकता का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता का होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, उसका जो ताप होता है वो बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। तो केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है, इसका गलनांक होता है -0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, -0 डिग्री केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन तापमानी जो बर्फ का गलनांक होता है वो -0 डिग्री केल्विन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। किससे हुई है, ग्रीक भाषा से हुई है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ग्रीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है। तो क्यूरी किसकी इकाई है, तो क्यूरी रेडियो धर्मिता की इकाई है। किसकी है, रेडियो धर्मिता की इकाई है, क्योंकि जो रेडियो धर्मिता है उस रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने की थी। इसके कारण उनके नाम पर ही उसका इकाई का नाम रख गया, यानी कि मात्रक का नाम रख दिया गया क्यूरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो सबसे कम होती है बैगनी रंग की होती है। किसकी होती है, सबसे कम आपकी होती है बैगनी रंग की, और सबसे ज़्यादा होती है आपकी लाल रंग की। प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है, लाल का होता है, और प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका होता है, प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा बैगनी रंग का होता है। तो यहाँ पर इसके दोनों अपोजिट हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होती है आपकी लाल की, सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी की, सबसे कम प्रकीर्णन किसका, लाल का, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका, बैगनी रंग का। इसके बाद एक कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा, तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। क्या होगा, कमरे का ताप बढ़ जाएगा। अगर रेफ्रिजरेटर का फ्रिज आप खोल देते हैं कमरे में तो कमरे का ताप आपका बढ़ जाएगा। इसके बाद है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो ये आपको पता होगा, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है। तो सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। कितना होता है, सेकंड पेंडुलम का आवर्त जो होता है आवर्तकाल वो 2 सेकंड का होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है।
तो भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये बेंगलोर में स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेंगलोर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है। तो पराध्वनिक विमानों की जो चाल होती है वो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। क्या होती है? ध्वनि की चाल से अधिक होती है। तो यहाँ पर पराध्वनिक विमानों की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया पराध्वनिक विमान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई स्थित है। यानी कि जो हमारे सैटेलाइट हैं वो कितनी थी, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? तो ये 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। कितनी है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। कितने में? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो ये शपथ दिलाई जाती है आपको हिप्पोक्रेट्स की। किसकी? हिप्पोक्रेट्स की दिलाई जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो कार में जो रेडिएटर होता है उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य होता है इंजन को ठंडा रखना। क्या होता है? इंजन को ठंडा रखना रेडिएटर का कार्य होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंजन को ठंडा रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के ताप होता है। तो मनुष्य के शरीर का सामान्यतः ताप कितना होता है? तो इसका सामान्यतः ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 37 डिग्री होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को, तो दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को जो होता है उसे क्या होता है? उसे पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। क्या होता है? उसे पास की वस्तुएं नहीं दिखाई, जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। और जबकि जो निकट दृष्टि दोष होता है उसे दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। दूरदृष्टि जो पीड़ित होता है उसे निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो उसके लिए दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है तथा निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वो क्या है? तो वो उत्तल है। क्या है? वो उत्तल है। क्या है? वो उत्तल लेंस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस है। तो क्या है? तो लेंस वो अवतल है। क्या है? तो वो लेंस अवतल है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल है। इसके बाद है, तारे टिमटिमाते हैं। तो तारे टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारे टिमटिमाने का कारण होता है अपवर्तन होता है। क्या होता है? तारे टिमटिमाने का कारण अपवर्तन होता है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित कण कौन सा है? तो आवेश रहित कण न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, जिस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन पर प्लस पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस निगेटिव होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, आवेश रहित कण होता है। तो यहाँ पर आपके 50 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जीएस के थे, जनरल साइंस के, तो वो मैंने आज की इस वीडियो में सॉल्व करवा दिए हैं। साथ में मॉर्निंग में वीडियो अपलोड होगी तो आप लोग उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि अब आप लोगों की कल लीव होगी तो उसे आप लोग एंजॉय करिएगा और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ बाय करना चाहते हो तो आपको नंबर दिया गया, उस पर आप लोग मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।